कैसे बता सकता है कि हर 26,000 साल में पृथ्वी के एक्सेस में बदलाव आएगा? सेंट्रल अमेरिका का मायन सिविलाइजेशन अपने समय के हिसाब से इतना आगे कैसे था? क्या वो वाकई सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे या उनकी तरक्की का जिम्मेदार कोई और था? शायद दूसरी दुनिया के लोग। उनके पास मेटल टूल्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, लेकिन उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी भाषा, उनकी धार्मिक संस्कृति बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो एस्ट्रोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उस समय की बाकी सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा। मायंस इस बात को मानते थे कि हर चीज का अपना वक्त होता है, क्योंकि उनके भगवान लौटेंगे। बादशाह पकाल का पत्थर से बना ताबूत उनका स्पेसशिप था। वो सबसे पहले रॉकेट मैन हैं। इंडिया और कई दूसरी कंट्रीज में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे, पर क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना स्ट्रॉन्ग है? अगर हाँ, तो क्या एंशिएंट माया सिविलाइजेशन की कामयाबी और खात्मे का षड्यंत्र उन्होंने ही रचा था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? घने जंगलों के बीच प्राचीन मायन शहर पेलेंके के अवशेष पड़े हुए हैं। 1800 BC में बसा पेलेंके शहर प्राचीन माया सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था और उस शहर ने आज के सेंट्रल अमेरिका पर लगभग 2000 सालों तक राज किया। मेटल टूल्स, पहियों और जानवरों के बिना माया ने कई इलाकों में पेलेंके जैसे शहर बनाए, ऐसे शहर जो आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है। लेकिन उन्होंने बिना औजारों के ये कैसे किया? मायंस के ऊपर लिखे गए बहुत सारे लेखों में कहा गया है कि उनके 4 शहर 4 अलग-अलग दिशाओं में थे। इन लेखों के मुताबिक पेलेंके माया की दुनिया का वेस्टर्न कैपिटल है, सदर्न कैपिटल कोपान था और ईस्टर्न कैपिटल टिकाल था और नॉर्दर्न कैपिटल कलाकमुल था। उनकी जो बात सबसे काबिले तारीफ है वो कि उन्होंने जंगल में मौजूद चीजों से अपनी दुनिया बसा ली। जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत बहुत पतली होती है और फिर भी उन्होंने वहां घनी आबादी वाला शहर बनाया। आज उस इलाके में इतनी आबादी नहीं है जितनी तब थी, मानना पड़ेगा। इतिहासकारों का मानना है कि मायन प्राचीन दुनिया के सबसे दिलचस्प, पेचीदा और रहस्यमयी लोग थे। जाने कैसे उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के विज्ञान, खेती, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में इतने बड़े बड़े कारनामे किए। उनके पास तरक्की के निशानियां माने जाने वाली बिजली और मशीनें जैसी आधुनिक चीजें नहीं थीं, लेकिन उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी भाषा, उनकी धार्मिक संस्कृति उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी। पेलेंके शहर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी जमीन के नीचे दफन है और माना जाता है कि अब तक तो आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर का सिर्फ 10% हिस्सा ही सामने ला पाए हैं। पेलेंके का वाटर सिस्टम काबिले तारीफ था। मायंस प्रेशर में फर्क पैदा करके नदी का पानी खींचकर अपने शहर में लाते थे। सारे मायन शहरों में मनोरंजन के लिए खेल का मैदान होता था। वो एक बहुत ही अनोखा खेल खेलते थे जहां उन्हें बॉल को एक पत्थर या लकड़ी के बने होल के अंदर डालना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि इस खेल का सूरज और उसकी दिशा से संबंध था। अगर हम उस समय की सारी प्राचीन संस्कृतियों की बात करें, चाहे वो एंशिएंट बेबीलोनियंस हो, एंशिएंट इजिप्शियंस या फिर मायंस हो, तो इस बारे में दो राय नहीं है कि मायंस ही उन सब में सबसे ज्यादा एडवांस थे। जाने माने इतिहासकारों का कहना है कि 9th सेंचुरी में मायन सिटीज अचानक बिल्कुल खाली हो गई थी। सारे मायंस गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ था? बहुत से जानकारों का कहना है कि ये सब आपसी जंग, ज्यादा आबादी और सूखा पड़ने की वजह से हुआ था। लेकिन मायंस ने कुछ ऐसे सबूत छोड़े हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि उनके गायब होने में दूसरे ग्रहों के जीवों का हाथ हो सकता है। 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट एल्बर्टो रूबियो ने
बादशाह पकाल के पिरामिड में बंद कब्र को ढूंढ निकाला। राजा पकाल ने पेलेन के शहर पर 615 से 683 तक राज किया। अपनी इस 70 साल की हुकूमत में उन्होंने पेलेनके की काया ही पलट कर रख दी। उनके राज में एंशिएंट माया सिविलाइजेशन के बहुत से महत्वपूर्ण स्मारक और शानदार चित्र बने। कलाक मुल्क के बादशाह ने पेलेनके शहर को अपनी हुकूमत से हटा दिया था। पेलेनके शहर अब बिल्कुल लावारिस था। नए बादशाह की जरूरत थी, इसलिए पकाल को बहुत कम ही उम्र में हुकूमत संभालनी पड़ी। उन्होंने उस शहर को, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, एक नई जिंदगी दी और उसे उस समय के सबसे अहम शहरों में से एक बना दिया। मेरे पीछे मशहूर टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस है। ये शायद पूरी मायन दुनिया का सबसे मशहूर पिरामिड है। सन 1948 में एल्बर्टो रूबियो नाम के फ्रेंच मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस के ऊपरी हिस्से से खुदाई करना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी जो पिरामिड के अंत तक जा रही थी, लेकिन सीढ़ियां धूल, मिट्टी और मलबे के नीचे दबी हुई थी। उन्हें मलबों को खोद खोद कर हटाने और सीढ़ियों को नीचे उतरने लायक बनाने में 4 साल लग गए। 4 साल बाद वो बादशाह पकाल की कब्र और विशाल सर्कोफेगस लिड यानी पत्थर से बने ताबूत तक पहुंच सके, जिससे बादशाह पकाल की कब्र ढकी हुई थी। बादशाह पकाल के इस पत्थर से बने ताबूत के तख्त यानी सार्कोफेगस लिड को मायन कला का सबसे खूबसूरत नमूना माना जाता है। लेकिन यही सार्कोफेगस इतिहासकारों और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के बीच विवाद की वजह भी माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि सार्कोफेगस ये बताता है कि बादशाह पकाल जमीन के नीचे जा रहे हैं, लेकिन असल में वो स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं, जिन्हें वो पेलेनके का एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस में जा रहे हैं। वो सबसे पहले रॉकेट मैन थे जो अपने स्पेसक्राफ्ट को चलाकर स्पेस में जा रहे थे। 2011 में मॉडल मेकर पॉल फ्रांसिस ने बादशाह पकाल के सार्कोफेगस लिड पर बनी रहस्यमय नक्काशी जैसा दिखने वाला हूबहू 3D मॉडल बनाया। मैंने जैसे ही उस लिड को देखा, मुझे लगा ये स्पेसक्राफ्ट में बैठा है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, सब कुछ सामने था। इतने सालों पहले उन्हें स्पेस के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? मॉडल बिल्कुल लाजवाब है, सीरियसली। सर्कोफेगस लिड पर बनी कार्विंग एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के सबसे दिलचस्प आर्ट पीसेस में से एक है, और बादशाह पकाल को इस तरह 3D फॉर्म में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम अपनी इस बात पर टिके हुए हैं कि सर्कोफेगस लिड पर जो है वो सिंबॉलिक नहीं है। आर्टिस्ट ने उसे देखा था या उसे बताया गया था कि उसे क्या बनाना है, और उसने वो लिड पर बनाने की कोशिश की थी। मैं आपकी कलाकारी को दाद देता हूँ। आपने इसके नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल सही बनाया है। आई एम ग्लैड कि आपने भी इसमें लपटें देखी। वो आग की लपटें ही थी और मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। एग्जैक्टली। मैंने लपटों की जगह इंजन बेल्स लगाए हैं, क्योंकि आग टेक ऑफ के समय निकलती है। आपने इसकी डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया है। जैसे इसका राइट पैर पैडल के ऊपर है, बिल्कुल उसी तरह जैसा आपने देखा था जो सर्कोफेगस लिड पर था। और इनके हाथ कुछ बटन्स ऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी नाक पर भी कुछ सांस लेने के मास्क जैसा कुछ है। बहुत ही दिलचस्प है। इससे गिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि मेरे लिए गिवर ऑफ लाइफ का मतलब होता है हवा। हम हवा में सांस लेते हैं, और इस इंसान को जिंदा रहने के लिए मास्क की ज़रूरत है अंतरिक्ष में। क्योंकि वो कहाँ है? क्या सार्कोफेगस लिड पर की गई बादशाह पकाल की नक्काशी इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि माया के शासकों और दूसरी दुनिया के ताकतों के बीच कोई संबंध था? शायद नहीं। क्या कोई और सबूत है? शायद हाँ। मेसो अमेरिका में ऐसी कई एचिंग्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है।
ये है पेलेन्के का राजमहल। इसे 18वीं सदी के अंत में स्पेन के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। ये शाही महल और उसका आंगन इस प्राचीन शहर के खोजे हुए अवशेषों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रहस्यमय है। शोधकर्ताओं का मानना है कि महल के बीचों बीच स्थित 4 मंजिला टावर इसीलिए बनाया गया ताकि मायन बादशाह और पुरोहित सूरज और तारों की दशा के ऊपर नजर रख सके। ये पेलेन्के में यहाँ का मुख्य महल है और इस वेधशाला की एक असामान्य विशेषता ये है कि जो सितारों को देखने के लिए एक विशाल टावर उपयोग करती है और साथ ही पूरे महल में ये असामान्य टी आकार की खिड़कियां हैं और उन्होंने सदियों से पुरातत्वविदों को चकित किया है। ऐसा माना जाता है कि शायद वो पवन देवता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन ये भी संभव है कि ये टी आकार की खिड़कियां आकाश की ओर इशारा कर रही हैं। आखिरकार वो क्या था जिसकी पेलेन्के के शासक तलाश कर रहे थे? पेलेन्के के महल का टावर प्राचीन माया सभ्यता द्वारा निर्मित कई खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। एस्ट्रोनॉमी की उनकी व्यवहारिक प्रणाली अवलोकनीय थी। बहुत से भवनों का डिजाइन और निर्माण इस बात के लिए हुआ था जिससे दूरबीन से अंग्रेजी समुदाय को इम्पोर्टेंट खगोलीय घटनाओं को देखने और चिन्हित करने के लिए फायदे मिल सके। हम देखते हैं कि मंदिर विशिष्ट समय के लिए अलाइन किए गए थे और वर्षा ऋतुओं और सौर संक्रांतियां समय के सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं। तो जहां भी हम देखते हैं कि खगोल विज्ञान की यह जानकारी इन स्मारकों में शामिल है। चौक वो महान स्थान थे जहां लोग साल के विशेष समय का सम्मान करते थे। ये स्थान हजारों सालों से इसी तरह अलाइन है, विशेष अवलोकन करने के लिए। लेकिन क्या या शायद कौन माया आसमान में क्या ढूंढ रहे थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के सिद्धांतवादी विचारधारा के अनुसार जवाब पत्थर में उत्कीर्ण हो सकता है। ग्वाटेमाला के क्यूरिगुआ में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जू मॉफ्स शामिल हैं। जू मॉफ्स वो विशाल बोल्डर हैं जो विभिन्न आकृतियों में बनाए गए थे। उनमें से कुछ मगरमच्छ की आभासी आकृति दिखाते थे, कुछ कछुओं की, लेकिन एक साथ ये उत्कृष्ट कलाकृतियां बहुत याद दिलाती हैं। खासकर एक बोल्डर पर जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक आदमी स्पेसक्राफ्ट के कॉकपिट जैसी दिखने वाली जगह में बैठा है, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉकपिट जैसा नहीं दिख रहा था। इसका कारण यह हो सकता है कि जिस आर्टिस्ट ने उसे बनाया था उसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी कौन सी चीज़ क्या है और कैसी दिखती है, ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वालों की है। आज गल्फ ऑफ मेक्सिको के नजदीक मैक्सिकन स्टेट ऑफ टबेस्को में ला वेंटा नाम के सेरेमोनियल सेंटर के अवशेष पड़े हुए हैं। 1862 में कुछ तेल निकालने वालों को यहाँ मेसो अमेरिका के ओल्मेक इलाके में 4 बड़े बड़े पत्थर के सर मिले। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां ऐसी 13 और मूर्तियां खोद कर निकाली। उन्हें 850 ईसा पूर्व में बनाया गया था। उन्हें विराट या विशाल सर कहा जाता है और इतिहासकारों का मानना है कि वो ओल्मेक्स को दर्शाते हैं। ओल्मेक्स एक सभ्यता है जिसे माया सभ्यता का पूर्वज माना जाता है। ओल्मेक सभ्यता के ये विराट सिर उनकी कला और उनके शिल्प विज्ञान के बेहतरीन और रहस्यमयी नमूने हैं। सवाल ये उठता है कि ये किनके सर हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उनकी सभ्यता के अहम लोगों के हैं, जैसे बादशाहों और शमन, यानी उस समय के ओझा फकीरों के सिर हैं। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट दावे के साथ ये कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्तियां इस बात का सबूत है कि अतीत में दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते थे। ओल्मेक इलाके में बहुत बड़े बड़े पत्थर के सिर मिले थे। उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, लेकिन उन्हें बाद में विधि पूर्वक दफनाया गया था। इसका कारण क्या है? क्या वो उनके राजाओं और पुरोहितों के सिर थे, या उन्होंने एलियंस के सिर जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी? क्योंकि उन मूर्तियों के चेहरे बहुत अजीब से हैं।
उन स्कल्पचर्स में उनके सिर पर अजीब से हेलमेट हैं और वो फॉरेनर्स के स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं, जैसे अफ्रीका या मिडल ईस्ट से उनके कुछ लोग मिलने आते थे। लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के वो सेंट्रल अमेरिका में पहुंचते कैसे थे? हमें अलग अलग संस्कृति के लोगों के स्कल्पचर्स दिखाई दिए। क्या देवताओं के दूत उन्हें यहाँ पहुंचाते थे या वो वाकई पृथ्वी पर आने वाले एलियंस थे? हमें एक स्टैचू मिला है जिसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एक ओल्मेक ने किसी तरह का फ्लाइट सूट पहना हुआ है। मुझे तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई अफ्रीकन एक तरह के फ्लाइट सूट में उड़कर सेंट्रल अमेरिका में आया था, शायद किसी एयरक्राफ्ट में बैठकर। इस स्टैचू के पैर आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट सूट के पैर से मिलते हैं और उसकी चेस्ट पर लाइफ सपोर्ट पैक भी लगा हुआ है।